हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजीमेंटो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो बेसिकली इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और बेसिक्स स्टडी किया हुआ है डिजिटल का। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट का। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिस्कशन करें तो सीक्वेंशियल सर्किट में ना डिफरेंस क्या होता है जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ा था उसके कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन करें तो कॉम्बिनेशनल में हम लोगों ने ये लर्न किया हुआ है कि जो आपका आउटपुट होता है वो आपका डिपेंड करता है इनपुट पे। ठीक है, इफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट ओनली देन आप बोलोगे कॉम्बिनेशनल है आपका। और इफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट तो आप यहां पर बोलोगे कि आपका क्या है, आपका है यहां पर सीक्वेंशियल। ठीक है, तो अगर आपका आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करे और साथ साथ में आपका पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करे तो आप यहां पर सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिस्कशन करोगे। जैसा कि मैंने आपको अभी आइडिया दिया कि पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करना चाहिए, पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है आप ये बोल सकते हो। तो उसके लिए अगर पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करना है तो पास्ट आउटपुट को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका मेमोरी का कंसेप्ट भी आता है। तो अगर आप यहां पर मेमोरी के कंसेप्ट को एनालिसिस करोगे तो यहां पर आपको यह पॉइंट समझना होगा कि जो फ्लिप फ्लॉप है या जो आपके लैच हैं वो आपका सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है। अगर यहां पर मैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करूं जो कि बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो आपका 1 बिट को यहां पर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो 1 बिट को आपका फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा बिट स्टोर करनी है तो आपको एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप यहां पर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें जो मेन टॉपिक्स है अगर मैं डिस्कशन करूं आपके साथ तो काउंटर है, सबसे मेन टॉपिक है आपका काउंटर। लेकिन काउंटर को स्टडी करने से पहले या रजिस्टर को स्टडी करने से पहले हमें यहां पर सबसे पहले डिस्कस करना होगा फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को ही आप यूज कर करके काउंटर या रजिस्टर पढ़ सकते हो। तो अगर आपको यहां पर फ्लिप फ्लॉप स्टडी करना है तो फ्लिप फ्लॉप को भी स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडी करना होता है लैच। तो यहां पर अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं लैच के बारे में तो अभी फिलहाल के लिए बस आप ये मान के चलोगे, आगे जाकर मैं आपको और डिटेल दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये लेकर चलोगे कि जो लैच है आपका वो नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। सीक्वेंशियल सर्किट में ना आप दो खास बातें देखोगे अगर आप कॉम्बिनेशनल से कंपेयर करते हो। एक तो ना क्लॉक का कंसेप्ट आ जाएगा जो कि आपके लिए न्यू होगा, और दूसरा आपका, हेलो शुभम, फाइन, आप कैसे हो? तो सीक्वेंशियल सर्किट में दो आपके न्यू कंसेप्ट आएंगे। एक तो आपका यहां पर कंसेप्ट हो जाएगा क्लॉक का जो आपके लिए न्यू रहने वाला है, और सेकंड कंसेप्ट आपका रहने वाला है प्रीवियस आउटपुट का। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर, हेलो प्रिंस, अगर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं ना कॉम्बिनेशनल सर्किट के रेस्पेक्ट में, तो जैसा मैंने बोला सीक्वेंशियल सर्किट में आपके लिए 2 न्यू कंसेप्ट हैं। जब आप फ्लिप फ्लॉप की बात करते हो तो आपको प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट भी साथ लेकर चलना होगा और क्लॉक का कंसेप्ट भी साथ लेकर चलना होगा। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो लैच हम स्टडी करने जा रहे हैं ना वो एक तरह से नॉन क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है। अगर आप लैच के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे, हेलो अमर, तो अगर आप लोग लैच के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे ना तो फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लैच के कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो अब हम क्लॉक का एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां पर प्रीवियस आउटपुट का ही डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लैच, और मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं एसआर लैच से। तो काफी अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया एसआर लैच का तो यकीन मानो पूरा सीक्वेंशियल सर्किट आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजिंग नैंड गेट। तो एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर बनाऊंगा, आपको पूरे फिगर को बहुत ज्यादा अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, सबको यहां पर अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर मैंने आप सभी के लिए एसआर लैच का यहां पर फिगर ड्रॉ किया है बाय यूजिंग नैंड गेट। जैसा मैंने बोला फिगर को रटना नहीं है, लेकिन अगर फिगर आपके सामने है तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब लैच और फ्लिप फ्लॉप की पूरी थ्योरी फिनिश हो जाएगी तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सर्किट लेकर आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो इसलिए सर्किट का एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आप ध्यान से यहां पर देखना, अब देखो यहां पर आपको प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली नैंड गेट सबको आता है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपके लिए साइड में यहां पर लिख देता हूं। क्या हो जाएगा? 1110। नैंड हमें आता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो यहां से आप इस बात को समझो, आपके दो इनपुट हैं, एक इनपुट है एस और एक इनपुट क्या है आपका आर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो इनपुट हैं तो आपके चार पॉसिबल केस हो जाएंगे। एस 0 आर 0, ये आपका केस नंबर आप 1 कंसीडर कर सकते हो। एक बात आपको समझना होगा, अच्छे से सुनना इस सर्किट को। ये जो आपके दो नैंड गेट है ना, इसमें देखो एक इनपुट एस है और दूसरा इनपुट क्यू बार है, और यहां पर एक इनपुट आर है, दूसरा इनपुट क्यू है। मतलब जो आप निकाल रहे हो वो इनपुट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको यह बात समझनी होगी कि लैच बोल लो, फ्लिप फ्लॉप बोल लो, यहां पर प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट होता है। तो अगर आपको यहां पर प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट समझना है तो उसको आपको अज्यूम करना होगा। अज्यूम कैसे करना होगा? देखो, अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि पहले आपका आउटपुट 0 था, ठीक है, तो क्यू बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसका उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझना चारों केस को। यहां पर अब आप एक बात और सुनो मेरी। टोटल जैसे मैंने बोला आपको 4 केसेस हैं। एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया इस तरह का तो एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। एक बात देखो, आप ना बार बार फिगर को देखकर टाइम पास नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए? फिगर में एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो, इस वाले नैंड गेट में एस और क्यू बार लग रहा है, आउटपुट मिलेगा क्यू, मतलब ऐसा, इससे क्यू मिलेगा। इस वाले नैंड गेट में आर और क्यू मिल रहा है और आउटपुट मिल रहा है क्यू बार, मतलब इससे आपको मिलेगा क्यू बार। दैट्स इट, ये पॉइंट आपने बना लिया। अब बार बार फिगर देख के टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है? तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? और ध्यान रखना, ये दो लाइन का ही इस्तेमाल करके नया आउटपुट निकालना। ये मत कर देना इसको निकाल देने के बाद फिर वापस से इसको यूज कर दिए, गलत हो जाएगा। ये दोनों नैंड गेट एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पर इससे क्या मिलने वाला है? हमें क्यू मिलने वाला है, नया क्यू। 0 1 का क्या होता है? 1। इससे हमें क्या मिलने वाला है? नया क्यू बार, 0 0 का 1। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, आप खुद सोच के देखो सबके सब, कि यहां पर दोनों ही आपके 1 1 हो जाए, क्यू भी 1 हो जाए और क्यू बार भी 1 हो जाए? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपकी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, हर जगह आपको क्या करना है? आप ध्यान से सुनो। देखो, आपको यह करना पड़ेगा कि जो नया क्यू और क्यू बार मिला है उसको दोबारा अप्लाई करो, मतलब फिर से सेम इनपुट को दोबारा अप्लाई करो इस प्रीवियस आउटपुट पर। तो सेम प्रोसेस को दोबारा दोहराओ। फिर से आपको पता है कि अगर आप इसका करते हो तो क्या मिलता है आपको? क्यू मिलता है, एस और क्यू बार का फिर से देख सकते हो फिगर को, तो 0 1 का 1 देख सकते हो वहां पर, और इन दोनों का करोगे फिर से 0 1 का 1। अगर दोबारा करने पर भी किसी को भी डाउट होगा तो जरूर क्लियर कर लेना। अगर दोबारा करने पर भी आपका जो आंसर है वो यही आता है, अगर दोबारा करने पर भी आपका आंसर यही आता है, मतलब इनवैलिड ही आता है, तो आप सिंपली इस स्टेट का नाम मेंशन कर दोगे, इनवैलिड। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अगर दोबारा करने पर भी इनवैलिड आ गया तो आप सिंपली इस स्टेट का नाम इनवैलिड लिख दोगे। क्लियर अच्छे से? जैसे मैंने बोला, टोटल हमें 4 केसेस यहां पर डिस्कशन करने हैं। और एक बात और आप सभी सुन लो अच्छे से कि चारों केस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले 0 0 लोगे फिर 0 1 लोगे। और केस 4 क्यों है? एस और आर की वैल्यू पर है, क्यू और क्यू बार की वैल्यू पर केस नहीं है। केस आपके एस और आर, दो इनपुट हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां से आप फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से शो कर देता हूं, देख लो। एस और क्यू बार से क्यू मिलता है, मतलब ऐसे करने से क्यू मिलता है, ऐसे करने से क्यू बार मिलता है, दैट्स इट। तो क्यू कैसे मिलेगा? 0 1 का 1 और क्यू बार फिर से 0 1 का 1। कहीं हम लोग कोई गलती कर रहे हैं क्या? बार बार इनवैलिड ही आ रहा है। तो चलो, जो मैंने आपको बोला था
कि एक बार और चेक कर लेते हैं दोबारा से। फिर से देखो एस और क्यू बार से क्या मिलता है, क्यू, तो 0 1 का 1, और आर और क्यू से आप देख सकते हो क्या मिलता है, क्यू बार, तो 1 1 का कितना हो जाएगा आपका, 1 1 का 0। ठीक है, इस बार कुछ ठीक मिला है, मतलब एक बार तो इनवैलिड आया, लेकिन जब हम लोगों ने दोबारा किया तब आपको सिचुएशन यहां पर ठीक से मिल गई। इसका मतलब क्या है, एक बात अब बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर फर्स्ट टाइम इनवैलिड आ जाए और उसके बाद अगर दोबारा ठीक से मिल जाए, तो जो इनवैलिड स्टेट मिला था वो कहलाता है ट्रांजिएंट स्टेट। अगर आप ट्रांजिएंट की मीनिंग सर्च करोगे, ट्रांजिएंट मतलब अभी अनस्टेबल है, वो अभी वो चेंज हो रहा है, अभी वो फाइनल नहीं है। तो अगर आपको एक बार इनवैलिड मिल जाए और उसके बाद आपको फिर लास्ट में वैलिड मिल जाए, तो उसको आप बोलोगे ट्रांजिएंट। तो फर्स्ट केस पे दोबारा करने पर भी इनवैलिड ही आ रहा था, 1 1, मतलब इनवैलिड है, इंपॉसिबल है ना कि क्यू और क्यू बार दोनों 1 1 हो। उसके बाद केस नंबर 3 के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं यहां पर, तो केस नंबर 3 फिर से मैं क्यू को 0 और क्यू बार को 1 मान लेता हूं, एस को 1, आर को 0। ये आपका केस नंबर 3 होगा। देखो अभी स्टार्ट में मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूं, नॉर गेट के लिए आप लोगों को करना है, फिर ध्यान रखना, अच्छे से समझो इसे। फिर से आपका पॉइंट वही रहने वाला है, इन दोनों को करने से क्या मिलता है, Q मतलब 1 1 का 0, और इन दोनों को करने से क्या मिलता है, Q बार। इस बार तो पहली बार में ही आपका वैलिड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केस नंबर 4 सुनो, लास्ट केस। अभी थ्योरी इसकी बहुत सारी और बची हुई है, बस अभी मैं केस फिनिश कर रहा हूं। फिर से इन दोनों को करने से क्या मिलता है, Q मिलता है, तो 1 1 का क्या होगा, 0, आप देख सकते हो। और इन दोनों को करने से क्या मिलता है, Q बार, तो 0 1 का 1। तो ये हम लोगों ने पूरी की पूरी सिचुएशन यहां पर लिख ली। दिव्यांक, ये क्लास जो है 8:45 8:50 तक जाएगी, ठीक है। और आई थिंक मेरा कोशिश यहां पर यही रहेगा, मैं यही ट्राई करूंगा कि जो लैच है वो फिनिश करके मैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव कर जाऊं, ठीक है। मतलब फ्लिप फ्लॉप भी आपको बेसिक आज बता ही दूं। आई थिंक SR JK ये सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आज, बट उसके पहले डेप्थ में पहले लैच को एनालिसिस करना है, क्योंकि लैच अगर आप सीख गए तो पूरा सर्किट सॉल्व करना आप सीख जाओगे। अब यहां पर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो सबके सब। देखो यहां पर केस नंबर 1 में तो कोई डाउट था नहीं कि वो इनवैलिड है, केस नंबर 1 में कोई डाउट नहीं था कि वो इनवैलिड है। लेकिन अगर आप यहां पर केस नंबर 2 3 और 4 की बातें करो, तो यहां पर आप कैसे जज कर पाओगे कि किस केस में क्या हो रहा है। अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि जब S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 अप्लाई किए, सिर्फ Q पर फोकस करना, Q आउटपुट है, Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट है, बस और कुछ नहीं। तो पहले Q 0 था, अब Q 1 है, तो आप बोलोगे आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें हम ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, जब आपने SR को 1 0 लिखा तो पहले Q 0 था, बाद में भी Q 0 है। अब देखो जब आपने SR को 1 1 लिखा तो पहले Q 0 था, बाद में भी 0 था। इसका मतलब केस नंबर 2 में तो चलो फिर भी आप बता पाओगे कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, केस नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी होगी, एग्जाम में ना आपको किसी भी एक केस के लिए, नए क्वेश्चन के लिए, ये तो थ्योरी आप रट लोगे बाद में, मुझे पता है रटना नहीं है लेकिन समझना है, लेकिन किसी नए क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ सकता है कि क्या सिचुएशन होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक केस के लिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको उसको 2 बार परफॉर्म करना है जब भी आपको डाउट हो। कैसे 2 बार करना है, ध्यान से देखो। केस नंबर 2 को अगर मैं 2 बार परफॉर्म करूं, यहां पर सबसे पहले केस नंबर 2, केस का मतलब क्या है, S0R1, ये है मेरा केस 2। तो 2 बार परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आपने पहले अज्यूम किया था कि प्रीवियस आउटपुट 0 है, अब आप अज्यूम कर लो प्रीवियस आउटपुट आपका 1 है, बस और कुछ नहीं। फिर से जिस तरीके से मैंने आपको फिगर के साथ खेलना सिखा दिया है, मतलब फिगर को बार बार मत देखो, इससे क्या मिलने वाला है Q, इससे क्या मिलने वाला है Q बार, तो 0 0 का 1 और 1 1 का 0। यहां से आप देख सकते हो NAND का आउटपुट मैंने लिख रखा है। केस नंबर 3 को भी आप दोबारा परफॉर्म करो,
तो फिर से Q1 और Q बार 0 लेकर चलो आप, तो S1 R0, फिर से देखो 1 0 से क्या मिलेगा आपको 1, और 1 0 से फिर से क्या मिलेगा 1। और जैसा मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि जब भी आपका इनवैलिड आ जाए, जब भी आपका इनवैलिड आ जाए, आप दोबारा परफॉर्म करोगे सेम चीज को। तो अगर आप दोबारा परफॉर्म करो तो देखो फिर से क्या होगा, एस क्यू बार, किसी को डाउट हो रहा हो तो फिगर में देख लेना, एस और क्यू बार अप्लाई होता है तो क्यू मिलता है, आर और क्यू अप्लाई होता है तो क्यू बार मिलता है, ठीक है ना। तो इससे क्या मिलेगा क्यू, तो 1 1 से 0, और इससे क्या मिलेगा क्यू बार, तो 0 1 का 1। तो दोबारा करने पर हमें वैलिड स्टेट मिल गया है। सिर्फ केस नंबर 1 ही ऐसा था जिसमें दोबारा भी इनवैलिड मिला था, तो ये आपका फिर से कहलाएगा ट्रांजिएंट। अगर दोबारा करने पर वैलिड मिल जाए, पहली बार में इनवैलिड मिल रहा हो, तो वो स्टेट हमेशा ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट केस को भी दोबारा कर डालते हैं और फिर पूरी थ्योरी में आप लोगों को यहां पर बता दूंगा। लास्ट केस आपका ये होगा फिर से Q1 और Q बार 0, दिस इज योर लास्ट केस, S1 और R1। तो नया Q और नया Q बार क्या आया, आप चेक कर लो यहां पर। तो जब S1 R1 हमने अप्लाई किया था तो पिछली बार हम लोगों ने Q को 0 अज्यूम किया था, इस बार हम Q को 1 अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होता है आपका, इन दोनों से Q मिलता है, तो 1 0 का क्या होगा, 1 0 का आप चेक कर लो 1 होगा, और इन दोनों से Q बार मिलता है तो 1 1 का क्या होगा 0 होगा। तो ये तो भाई एक ही बार में हमें वैलिड मिल गया है। अब आप सभी ध्यान से सुनो, केस नंबर 1 में कभी हमें कोई डाउट था ही नहीं, केस नंबर 1 तो इनवैलिड ही था। केस नंबर 2 का मतलब था जब आप S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 अप्लाई करते हो तब क्या होता है। तो देखो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि प्रीवियस आउटपुट क्या था, नया आउटपुट क्या है। तो प्रीवियस आउटपुट 0 था, नया आउटपुट 1 है। केस नंबर 2 को दोबारा देखो, प्रीवियस आउटपुट 1 था, नया आउटपुट भी 1 है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 अप्लाई करोगे तो प्रीवियस आउटपुट चाहे कुछ भी हो, नया आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, जब आप केस नंबर 3 की बात करते हो, मतलब S1 R0, प्रीवियस 0 था आउटपुट तो नया भी 0 आया, और अगर आपका प्रीवियस यहां पर यस ये रहा, प्रीवियस 1 था तब भी नया क्या आया 0 आया, प्रीवियस 0 था तब भी नया 0, प्रीवियस 1 था तब भी नया 0। इसका मतलब क्या आया, रीसेट मतलब प्रीवियस कुछ भी हो, नया तो हर हाल में 0 ही आएगा जब भी आप S को 1 और R को 0 अप्लाई करोगे। और लास्ट केस, जब आप 1 1 अप्लाई करोगे तो प्रीवियस 0 पे नया 0, प्रीवियस 1 पे नया 1, मतलब जो प्रीवियस था वही रिपीट हो जाएगा। जिन्होंने डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल याद रखा होगा ना, उनको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसका रीजन है अभी आगे जाके आप समझोगे। सारी चीजों को बहुत डेप्थ में हमें स्टडी करना है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं, SR और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 इनवैलिड, फिर आपका क्या था 0 1 पे सेट, 1 0 पे रीसेट, और फिर लास्ट केस क्या था प्रीवियस। तो ये हमने SR लैच यूजिंग NAND गेट इसको एनालिसिस किया, इसका ट्रुथ टेबल देखा। किसी को भी कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो रहा हो तो आप जरूर क्लियर कर लो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना जो मैंने स्टार्ट में बोली थी आज, सर्किट को बार बार देख के टाइम पास मत करना, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। एक बार ऑब्जर्व करो, जैसे हमने ऑब्जर्व किया S और Q बार से Q मिल रहा था, मतलब ऐसे करने से Q मिलता है, और R और Q से Q बार मतलब ऐसे करने से Q बार मिलता है, बस। और NAND गेट का भले आपको आता है ट्रुथ टेबल, लेकिन फिर भी साइड में रखो, जब चीजें सामने दिख रही होती है ना तो स्पीड ज्यादा बनती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। ये ट्रुथ टेबल आप लोग अच्छे से अपने माइंड में रखो, चीजों को देखो। जिन लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। यस 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 दिव्यांग, मैं सारी चीजें डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये जो क्लास है ना, ये अभी थ्योरी क्लास हम लोग रन करेंगे। उसके बाद मैं सारी चीजें जब थ्योरी क्लास ये कवर हो जाएगी तब मैं क्वेश्चन जो भी आप बोलोगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबको क्लियरिटी मिल गई। अब यहां पर मैं नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो लेकर चलूंगा आपके लिए।
नॉर 1, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन आपकी होगी यहां पर नॉर। तो पहले यहां पर मैं बना देता हूं आपके लिए फिगर, और उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो। मीनवाइल मैं सारी चीजें क्लीन कर दूंगा। जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको सर्किट बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ सर्किट का एनालिसिस करना है। यहां पर बस एक खास बात ध्यान में रखना कि यहां पर ऊपर क्यू बार है और नीचे क्यू है, ठीक है, नॉर लैच के टाइम पे। तो आप लोग इसे ट्राई करना शुरू करो और देखो आप लोगों को क्या कोई डिफिकल्टी होती है। अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो जरूर पूछो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोगों को खुद से भी बनना चाहिए। तो ऐसा लैच यूजिंग नॉर। ठीक है, सबके सब आप लोग यहां पर ट्राई करना स्टार्ट करो। ठीक है, और यहां पर एक और पॉइंट आप दिव्यांग, वैसे मैं आपका क्वेश्चन मैंने गो थ्रू नहीं हुआ हूं क्वेश्चन से मैं, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट मैं पढ़ पा रहा हूं उससे मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं। देखो 1100 जो होते हैं ना, वो बेसिकली ना तो आपको सेट देते हैं ना तो रीसेट देते हैं। जैसे अभी आप नॉर गेट पढ़ोगे ना, तो नॉर गेट में आप देखोगे, हेलो अविनाश, नॉर गेट में आप देखोगे कि आपका जो है वो 1 1 पे आपका इनवैलिड स्टेट आएगा, ठीक है। तो जो 1 1 या 0 0 हैं नैंड या नॉर के हिसाब से, वो ना तो आपको मतलब सेट दे रहे, ना रीसेट दे रहे, ना प्रीवियस दे रहे हैं, वो आपका इनवैलिड स्टेट आपको दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आप और सोच सकते हो, लेकिन हाँ, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जब क्वेश्चन की बारी आएगी, तब हम लोग और अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे चीजों को। अब यहां पर आप देखो, यूजिंग नॉर, यूजिंग नॉर की अगर हम लोग यहां पर डिस्कशन करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सारी सिचुएशन को, नैंड के थ्रू मैंने आपको सिखाई दिया है। तो अगर हम लोग अब नॉर के थ्रू देखें, तो मैं यहां पर ए और बी फिर से आपके लिए मेंशन कर देता हूं। और यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे, नॉर का आपका आउटपुट क्या होता है, 1 0 0, ठीक है। तो आप फिर से समझो, यहां पर 4 केस आपके वापस से होंगे। अगर आप लोगों से बन पा रहा है तो आप खुद से करो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। ओके, शुभम ने आंसर दे दिया है। ओके शुभम, आप आंसर निकालो। आप केस नंबर 1 के लिए बोल रहे हो क्या? तो मैं Q को 0 और Q बार को 1 लेकर चल रहा हूं, फिर से वही अज्यूमशन केस नंबर 1 का। अब आप देखो, फिर से आप सभी को करना क्या है, आप सभी को ना फिगर को देख के अपना एक थंब रूल बना लेना है। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या लग रहा है, S और Q। तो S और Q से Q बार मिल रहा है, ये रहा SQ। मतलब ऐसे जाओगे तो Q बार मिलेगा, और R बार और Q से, सॉरी, R और Q बार से Q मिल रहा है, तो ऐसे जाओगे तो Q मिलेगा। दैट्स इट। मतलब दूसरी कॉलम Q देने वाली है, पहली कॉलम Q बार देने वाली है। ये आपने अपने दिमाग में एक फिगर बैठा लिया। अब बार बार फिगर को देखकर टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, दूसरी कॉलम क्या देने वाली है हमें, Q। तो 1 0 का क्या होता है, 1 0 का होता है 0, और पहली कॉलम देने वाली है Q बार, 0 0 का 1। बिल्कुल वैलिड स्टेट हमारा आया है। यस, शुभम ने यही बोला था, वेरी गुड शुभम। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर बात करें, तो फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा प्रीवियस आउटपुट 0 था, और केस नंबर 2 का मतलब S0 R1, ठीक है। केसेस हमेशा ध्यान रखो आप, S और R की वैल्यू पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आप सिचुएशन को समझो फिर से। दूसरी रो से क्या मिलने वाला है, Q, तो 0। पहली रो से क्या मिलने वाला है, Q बार, तो कितना आएगा, 1। फिर से हमारा आंसर आ गया काफी आसानी से, फिर से वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को यहां पर। केस नंबर 3, Q0 Q बार 1,
तो S1 R0। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को समझोगे तो देखो क्या होगा आपका Q बार। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है 0, यहां से क्या मिलने वाला है आपको 0 1 का फिर से 0। तो दोनों के दोनों 0 0 आ गए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था जब मैंने यूजिंग नैंड गेट सिखाया था कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन निकल कर आए तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा उस सिचुएशन में क्या कंसीडर करोगे, उस सिचुएशन में आप ये लेकर चलोगे कि आपको एक बार और सेम टास्क को परफॉर्म करना है। अगर वैलिड आ गया तो आप बोलोगे वैलिड है, अगर वैलिड नहीं आया तो उस स्टेट का नाम इनवैलिड रख दोगे। तो चेक कर लेते हैं, फिर से देखो, अब इन दोनों को यूज करना है, ठीक है। तो S और Q से क्या मिलता है, Q बार। तो यहां से आपको मिलेगा Q बार 1 0 का क्या होगा देख लो 0, और R और Q बार से क्या मिलता है आपको 0 0 से 1। तो यहां पर आपको बड़े आराम से आंसर आपका मिल जाएगा और आप देख सकते हो आंसर आपको वैलिड मिल रहा है। तो केस नंबर 3 आपको यहां पर काफी आसानी से दिखाई देगा। पॉइंट समझ में आ गया। नाउ केस नंबर 4, अगर यहां पर मैं केस नंबर 4 के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखो, फिर से Q को 0 अज्यूम कर रहा हूं और Q बार को 1 अज्यूम कर रहा हूं, S1 R1। फिर से आपको थंब रूल आपका पता है, सेकेंड कॉलम से क्या मिलेगा Q मिलेगा, तो 1 1 का 0। फर्स्ट कॉलम से क्या मिलने वाला है Q बार, तो 1 0 का फिर से 0। तो जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपका इनवैलिड आ जाएगा तो आप सेम टास्क यहां पर दोबारा परफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आप देख लो यहां पर इससे क्या मिलेगा आपको Q, तो 1 0 का फिर से 0, और इससे मिलेगा Q बार, तो 1 0 का फिर से 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, आपको यहां से मिल रहा है इनवैलिड। मैंने जैसा आपको सिखाया है कि अगर दोबारा करने पर भी इनवैलिड आ जाए तो आप उसको फिर इनवैलिड ही बोलोगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो आप सभी कि जो केस नंबर 1 2 और 3 है वो इनवैलिड नहीं है। तो मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिखाया था अभी जब मैंने आपको यूजिंग नैंड गेट पढ़ाया था, तो कि उस सिचुएशन में आपको ना 2 बार करके देखना है तभी आप श्योर हो पाओगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखो। तो अगर मैं केस नंबर 1 को दोबारा करूं, दोबारा करने का मतलब क्या है, प्रीवियस आउटपुट मैंने पहले 0 लिया था, अब मैं प्रीवियस आउटपुट को 1 ले लेता हूं, बस यही है दोबारा करने का मतलब। केस नंबर 1 का नाम क्या है, S0R0, ठीक है। ओके 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 दिव्यांग, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा, जो जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं सारे डिस्कस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से आप देखो Q और Q बार, तो फिर से थंब रूल हमारा प्लेस होगा। सेकेंड कॉलम से क्या मिलेगा आपका 0 0 से 1 और 1 0 से 0। तो यहां पर केस नंबर 1 को जब मैंने दोबारा परफॉर्म किया तो आप देखो केस नंबर 1 को दोबारा परफॉर्म करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि जब आप S को 0 और R को 0 देते हो तो अगर प्रीवियस आउटपुट 0 होगा तो नया आउटपुट 0 आएगा, प्रीवियस आउटपुट अगर 1 होगा तब भी नया आउटपुट 1 आएगा, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट होगा वही नया आउटपुट होगा। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है प्रीवियस, ठीक है। केस नंबर 1 से आप श्योर हो चुके हो कि आपको मिल रहा है प्रीवियस। अब मैं केस नंबर 2 को भी यहां पर दोबारा परफॉर्म करने के लिए जाऊंगा, तो केस नंबर 2 को अगर दोबारा परफॉर्म करना है तो फिर से Q को 1 ले रहा हूं, Q बार को 0, S0 और R1। तो यहां पर अब अगर मैं केस नंबर 2 को भी दोबारा परफॉर्म करूं तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, फिर से देखो सेकेंड कॉलम से Q मिलेगा तो 0 1 का 0, फर्स्ट कॉलम से Q बार मिलेगा तो 1 0 का वापस से 0। अगेन आप देख सकते हो कि आपको इनवैलिड स्टेट मिल रहा है। जैसे ही आपको इनवैलिड स्टेट मिलेगा आप सेम टास्क यहां पर दोबारा परफॉर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, फिर से आप देखो इन दोनों से क्या मिलने वाला है आपको, R और Q बार से Q मिलने वाला है तो 0, और 0 0 से क्या मिलेगा आपको 1। तो जब आपने केस नंबर 2 को दोबारा परफॉर्म किया
तो देखो प्रीवियस आउटपुट जब 0 था तब नया आउटपुट 0 आया, और यहां पर प्रीवियस आउटपुट जब 1 था तो नया आउटपुट 0 आया। इसका मतलब प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो, जब भी आप S0 और R1 अप्लाई करोगे नया आउटपुट 0 आएगा। मतलब ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? दिस इज योर रीसेट। ये कंडीशन आपकी हो जाएगी यहां पर रीसेट। नाउ लास्ट केस नंबर 3, इसको भी अगर आप दोबारा परफॉर्म कर लो तो आप 100% श्योर हो जाओगे Q1 और Q बार 0, तो S1 R0, यही था आपका केस नंबर 3। आप चेक कर सकते हो S1 R0। तो यहां से Q और Q बार, सेकेंड कॉलम से हमें मिलता है Q तो 0 0 का 1, फर्स्ट कॉलम से मिलता है Q बार तो 1 1 का 0। तो यहां पर आप चेक कर लो केस नंबर 3 को, S1 R0 अप्लाई करने पर प्रीवियस 0 था, न्यू 1 था, प्रीवियस 1 था, न्यू भी 1 था। इसका मतलब प्रीवियस कुछ भी हो, जब भी आप S को 1 रखोगे और R को 0 रखोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा यहां पर? सेट। तो ये आपको अगेन एक नया ट्रुथ टेबल मिल जाएगा, और ये ट्रुथ टेबल मैं आपके लिए यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो SR 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस, रीसेट, सेट और इनवैलिड। अगर जो स्टार्ट से अटेंड कर रहे हो लेक्चर को, वो कंपैरिजन कर सकते हो कि जो हम लोगों ने नैंड गेट के थ्रू बनाया था SR लैच, और जो हमने अभी बनाया है SR लैच, दोनों का आउटपुट जस्ट पलट गया है, जस्ट अपोजिट है। आप चेक करके देख लो। और जिनको फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल पता है, फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनता है जो नॉर का बनता है। तो ये आपका ना एक बेस बनाने के लिए था। अगर आप ये चीज को अंडरस्टैंड कर जाओगे ना तो आपका सर्किट का बेस बन जाएगा। और एक बार अगर आपने सर्किट का बेस बना लिया ना सीक्वेंशियल में, तो यकीन मानो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे आगे। तो ये दोनों सर्किट आप जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करना और माइंड में रखना। अब यहां पर मैं अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा फ्लिप फ्लॉप ही था, फ्लिप फ्लॉप को समझाने के लिए ही मैंने आपको लैच का कंसेप्ट समझाया था। तो अब यहां पर मैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव करूंगा और काफी डेप्थ में हम यहां पर अब फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे। तो जैसा मैंने आपको आज स्टार्ट में बोला था कि जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं ना, उसमें आपको प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट तो दिखाई देता है, साथ साथ में आपको क्लॉक का भी कंसेप्ट दिखाई देता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस आउटपुट का कंसेप्ट तो पढ़ लिया लैच में, लेकिन क्लॉक का कंसेप्ट ना तो हमने कॉम्बिनेशनल में पढ़ा था और ना ही अभी हम लोगों ने लैच में पढ़ा है। तो अभी हम लोगों का टारगेट यही होगा कि हम लोग क्लॉक के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, थैंक यू दिव्यांग। तो यहां से अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो देखो SR फ्लिप फ्लॉप, यहां से हम लोग फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस शुरू करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली आपका बाइस्टेबल सर्किट होता है। अभी आप लोग सारी चीजें देखने वाले हो। और जो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर सकता है, तो अगर आपको एक से ज्यादा बिट स्टोर करनी है तो आपको एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली फ्लिप फ्लॉप को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उनके ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि होगा रजिस्टर एंड काउंटर। ठीक है, तो वन बाय वन पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी ही समझा रहा हूं अभी। तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग नैंड गेट, ये हम लोग यहां पर अब डिस्कशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, फ्लिप फ्लॉप का सर्किट थोड़ा सा अलग बनता है एज कंपेयर टू लैच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्किट आपको रटना नहीं है। सर्किट अगर आपके सामने हो तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर ये जो क्लॉक मैंने लिखा है CLK, देखो अगर आपको पहले से आता है तब तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लॉक का कंसेप्ट पहले से नहीं पता है तो मैं आप सबको भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, और मैं भी स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताऊंगा। बोलने का मतलब क्या है कि अभी आपको मैं सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी ही इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा जैसा स्टेप बढ़ता जाएगा मैं आपको अपडेशन देते चले जाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ ये मान के चलो कि जब भी आपकी क्लॉक 1 होगी तब आपका सर्किट काम करेगा, आप फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दे सकते हो। क्लॉक 0 होगी तो सर्किट काम नहीं करेगा, आप फ्लिप फ्लॉप को इनपुट नहीं दे सकते। अभी सिर्फ आप इतना समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
ठीक है, तो क्लॉक 1 होगी तभी आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो। बस अभी आप इतना मान के चलो। यहां पर क्लॉक जैसे आ गई है आपके सामने, और यहां पर चूंकि हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट आउटपुट का नोटेशन ये होता है Qn+1। तो यहां पर देखो, जब क्लॉक 0 होगी तो आपको यह बात समझनी होगी कि आप इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो क्रॉस क्रॉस। अब जब आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया तो आपको यह बात भी समझ में आनी चाहिए कि आप सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हो जहां पर प्रीवियस आउटपुट हमेशा होता है। तो अगर आप इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो जो पुराना आउटपुट था वही का वही रह जाएगा। प्रीवियस आउटपुट को आप देते हो Qn। फिर अगर क्लॉक 1 है तो जो आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन अप्लाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहां पर देखो, मैंने आपको बहुत डिटेल में लैच का सर्किट पढ़ाया है, उसका कुछ तो रीजन होगा ना। देखो ध्यान से, जिन्होंने स्टार्ट से क्लास अटेंड की है आज की, अगर मैं यहां पर एक ब्रेक कर दूं, ब्रेक करना नहीं है, बस समझाने के लिए, तो आप देखो ये सर्किट आपका लैच का ही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट, ये वही सर्किट है। तो बस अगर आप इसको समझ लो, मतलब इसके आउटपुट निकाल लो, तो लैच के इनपुट मिल जाने के बाद लैच का आउटपुट तो हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया है अभी इतना बड़ा। तो आप ध्यान से देखो, जब S और R 0 0 होगा, क्लॉक तो 1 है, तो देखो ध्यान से, 0 और 1 का नेंड क्या होता है 1, फिर से 0 और 1 का नेंड क्या होता है 1। मतलब जब भी S और R 0 0 होगा तो आपका लैच का इनपुट जो है वो 1 1 होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है तो जो ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट हम लोगों ने पढ़ा था, उसको 1 1 देने पर आप चेक कर लो, प्रीवियस आता था, प्रीवियस। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जब S को 0 और R को 1 देते हो तो 0 1 का नैंड 1 और 1 1 का नैंड 0। तो हो क्या रहा है, 0 1 देने से आपको यहां पर मिल रहा है 1 0, मतलब पलट रहा है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये सर्किट लाइक का इन्वर्टर काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह। तो क्या हो जाएगा आपका, जब आप 0 1 दोगे तो यहां पर मिलेगा 1 0, और आप चेक कर लो 1 0 पर वहां पर होता था रीसेट। मैंने आपको प्रॉपर्ली प्रूफ कराया सारी चीजें। फिर जब आप 1 0 दोगे तो यहां पर आएगा 0 1, और 0 1 पर आप चेक कर लो होता था सेट। और एट लास्ट जब आप 1 1 दोगे तो 1 1 का 0 1 1 का 0, तो 0 0 अप्लाई होगा। आप चेक करो ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट में 0 0 पर होता था इनवैलिड। तो एक तरह से क्या हो रहा है आपका, जो आपने ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट पढ़ी थी उसका पूरा आउटपुट आपने पलट दिया यहां पर। ठीक है, तो ये आपको मिलता है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल। फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको बिल्कुल ना सिंपल लैंग्वेज में माइंड रखना है। 0 0 पे प्रीवियस, 0 1 मतलब जब R 1 होगा, R का नाम ही रीसेट है तो रीसेट, जब S 1 होगा तो सेट, जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो इनवैलिड। क्लियर? सेम चीज को अगर यहां पर मैं यूजिंग नॉर पढ़ाऊं आपको, तो जैसा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे आपके प्री डिफाइंड सर्किट है, आपको सर्किट रटने की जरूरत नहीं है, बस एनालिसिस आना चाहिए। तो नॉर आपका लैच कुछ ऐसा था, तो यहां पर सामने क्लॉक अप्लाई करने के लिए आप कुछ इस तरीके का सर्किट यूज करते हो। तो अगर आप यहां पर ध्यान से अब एनालिसिस करो तो इस सर्किट को भी आप ब्रेक कर सकते हो ऐसा। ये आपका नॉर लैच है जो ऑलरेडी आपको आता है, हम लोगों ने अभी डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। यहां पर भी अगर आप ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जाओ तो सेम सिचुएशन होगी आपकी, पहली लाइन बिल्कुल सेम होगी कि जब क्लॉक 0 होगी तो आप इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते हो, जब क्लॉक 1 होगी तो आप 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इनपुट अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आप ध्यान से सुनना, जब 0 0 देते हो, ध्यान देना यहां पर एंड गेट है ना, नॉर गेट नहीं है, यहां पर चारों नैंड थे। तो जब 0 0 दोगे, क्लॉक तो 1 है, देखो क्लॉक 1 है, एस 0 है, एंड गेट में एक भी 0 तो आंसर 0, तो 0 0 देने पर 0 0 ही मिलेगा। चेक कर लो, नॉर गेट का भी डेरिवेशन एनालिसिस मैंने डिटेल में करवाया है। 0 0 पर क्या मिलता था, प्रीवियस,
नॉर लैच में 0 0 पर प्रीवियस मिलता था। जब 0 1 दोगे तो 0 और 1 1 का 1, तो 0 1 ही रहेगा, क्या मिलता था, रीसेट। और 1 0 पे 1 0 ही रहेगा, क्या मिलता था, सेट। और 1 1 पे 1 1 ही रहेगा, तो क्या मिलता था, इनवैलिड। तो कुल मिला के अगर आप एक बात समझोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने लैच के सामने लगाया वो बफर की तरह काम कर रहा है। इसलिए जो नॉर लैच का आंसर मिलता है वही नॉर फ्लिप फ्लॉप का आंसर भी मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, ठीक है शुभम, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आप एक बात ध्यान रखना, नैंड लैच का जो आंसर मिलता है उसका उल्टा मिलता है नैंड फ्लिप फ्लॉप में। तो दोनों के दोनों इसलिए इक्वल हो जाते हैं। इसलिए फ्लिप फ्लॉप का अगर आपको ट्रुथ टेबल याद रखना है तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो, दोनों का दोनों आपका सेम आया है। देखो, नैंड लैच का आंसर और नॉर लैच का आंसर उल्टा था, ठीक है। नैंड फ्लिप फ्लॉप का आंसर और नैंड फ्लिप फ्लॉप का आंसर और नैंड लैच का आंसर उल्टा है। नॉर फ्लिप फ्लॉप और नॉर लैच का आंसर सेम है, तो फ्लिप फ्लॉप में दोनों के दोनों सेम हो गए। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप का आंसर हमेशा यही होगा, आप हमेशा इस पॉइंट को माइंड में रखना। तो फ्लिप फ्लॉप का स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल पढ़ लेने के बाद अब हमें यहां पर और भी चीजों का एनालिसिस करना होता है इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो वो चीजें मैं आपको यहां पर सिखा देता हूं। तो मैं इसको यहां पे रिमूव कर रहा हूं और यहां से अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल का। ट्रुथ टेबल हम लोगों ने स्टडी किया है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल भी हमें यहां पर डिटेल में स्टडी करने हैं। देखो, एक बार अगर ऐसा समझ जाओगे तो फिर बाकी सभी का कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही होता है, तो एक फॉर्मेलिटी रहेगी। ध्यान से आप लोग देखो, यहां पर अगर मैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपका क्या होता है, आप देखो, SRQN और आउटपुट क्या होता है, QN+1। बेसिकली किसी भी टेबल का ना आपको एम पता होना चाहिए। मैं वैसे यहां पर साइड में ट्रुथ टेबल लिख देता हूं आपके लिए। ट्रुथ टेबल जो था आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या था, प्रीवियस था, फिर क्या था, 0, फिर था 1, फिर था इनवैलिड। ठीक है, ट्रुथ टेबल मैंने साइड में आपके लिए लिख दिया है जो हमने अभी डिराइव किया था। देखो, किसी भी टेबल का आपको एम पता होना चाहिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होता है ना, उसका एम क्या होता है कि अगर आपके पास इनपुट्स हो और साथ ही साथ अगर आपके पास प्रीवियस आउटपुट हो, तो आप यहां पर नेक्स्ट आउटपुट का कैलकुलेशन कर सकते हो। काफी इजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को अगर आप देखोगे तो लाइक अ ट्रुथ टेबल ही ट्रीट करना है, मतलब इसमें 3 वेरिएबल है ना इनपुट के साइड में, तो आपको यहां पर 3 वेरिएबल की गिनती लिख देनी है, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। मैंने हमेशा बोला है डिजिटल में काउंटिंग आना कंपलसरी है, 4 वेरिएबल्स तक की काउंटिंग सबको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैंने काउंटिंग लिख दी, 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे थे मुझे। अब हमें क्या लिखना है, यहां पर QN+1 को मेंशन करना है। तो यहां पे अगर आप QN+1 को मेंशन करने के लिए जाओगे तो देखो क्या होगा। देखो, काफी इजी है, वो लिखने का रीजन यही है कि आप बड़े आराम से लिख पाओ। जब S और R 0 0 होता है, जब S और R आपका 0 0 होता है, तो QN+1 किसके इक्वल है, आप चेक कर लो, QN के। तो QN+1 QN के इक्वल है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा स्टार्ट के 2 के लिए। जब S और R 0 1 है, जब S और R 0 1 है, तो QN+1 किसके इक्वल है, 0 के। तो देखो यहां पर S और R 0 1 है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली QN+1 को 0 लिख देना है। जब S और R 1 0 है, 1 0 है, तो QN+1 आपका डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और एट लास्ट जब S और R 1 1 है, तो QN+1 किसके इक्वल है, इनवैलिड है। तो ये आप बड़े आराम से यहां पर मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना, फ्लिप फ्लॉप के केस में अगर ट्रुथ टेबल याद है तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पका पकाया मिल जाता है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता है तो एक्साइटेशन टेबल भी पका पकाया आपको मिल जाता है। तो मेन आपका ट्रुथ टेबल है। यहां पर एग्जाम में आप बहुत बार देखोगे कि आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता क्या है? वैसे अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बोलूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका होता है Qn+1 का इक्वेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का आउटपुट होता है उसका इक्वेशन अगर आप निकाल लो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका कहलाता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जब भी आपको कभी भी आउटपुट में डोंट केयर दिखाई दे, कभी भी आउटपुट में डोंट केयर दिखाई दे तो हमेशा आउटपुट निकालने के लिए के मैप ही बनाना, गलती बिल्कुल मत करना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि के मैप आप बना रहे हो Qn+1 का, और इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं? S और R Qn। क्लियर यहां तक? के मैप हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में लर्न कर चुके हैं। तो 0 1 3 2 4 5 7 6, और वैसे भी दिसंबर मंथ के हाफ में के मैप तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है ना? एग्जाम को अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को समझने के लिए जाओगे तो आप देख सकते हो 1 पे आपका 1 है, फिर 4 5 पे 1 1 है, 6 7 पे आपका डोंट केयर है। तो काफी आसानी से हम लोग सर्कल बना सकते हैं। एक ये सर्कल बन जाएगा तो S, और एक ये सर्कल बन जाएगा तो क्या आ जाएगा? R बार Qn। तो आप बड़े आराम से यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अचीव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अगर आपको के मैप आता है ना, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि सीक्वेंशियल जो है वो के मैप के बिना अधूरा है, तो के मैप तो आपको आना ही चाहिए सीक्वेंशियल के लिए। यहां पर आप देखो जनरली तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन ना SR फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पॉसिबल होते हैं। इस बार एमएसक्यू टाइप की प्रॉब्लम आनी है ना, आपको पता है गेट में। तो अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ये दे दिया और ऑप्शन नंबर बी में दूसरा वाला दे दिया, अगर आपको दूसरे का नॉलेज नहीं है तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, वैसे तो Qn+1 वाला इक्वेशन ही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाता है, लेकिन अगर आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखोगे तो ये जो लास्ट के 2 स्टेज है ना वो इनवैलिड है। लास्ट के आपके 2 स्टेज जो है वो इनवैलिड है। इसके कारण अगर आप सिचुएशन को यहां पर समझोगे तो आपको लास्ट के 2 स्टेज कभी यूज ही नहीं करने, क्योंकि वो इनवैलिड है। आपको जब पता है कि ये मेरे पास एक मशीन है, उसको मैं ये इनपुट दूंगा तो आंसर इनवैलिड आएगा, तो आप थोड़ी ना दोगे जानबूझ के। तो आप ध्यान से अगर देखो, 0 से लेकर अगर आप 5 तक देखोगे तो S और R को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है? आपका 0 आ रहा है। आप चेक कर लो, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। तो यहां पर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पॉसिबल आपके लिए हो जाता है, जो कि आपका होता है SR = 0। अगर 6 और 7 एप्लीकेबल होता तो ये हम नहीं लिख सकते थे। चूंकि 6 और 7 यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, इसी कारण आप ये पॉइंट यहां पर लिख पाओगे कि आपका SR जो है वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा। सबको क्या सिचुएशन यहां पर क्लियर हो गई अच्छे से? तो ध्यान रखना, SR फ्लिप फ्लॉप पे आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेने के बाद नेक्स्ट होता है आपका एक्साइटेशन टेबल। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का टारगेट क्या था, एम क्या था, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको इनपुट और प्रीवियस आउटपुट गिवन हो तो आप नेक्स्ट आउटपुट निकाल सको। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या टेबल। एक्साइटेशन टेबल का एम ये होता है कि अगर आपको प्रीवियस आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट गिवन हो तो आप इनपुट को निकाल सको। कई बार होता है ना, हमें आउटपुट पता है और इनपुट पता करना होता है, तो ये होता है एक्साइटेशन टेबल का एम। तो इस टेबल के लिए तो इनपुट आपके हैं Qn और Qn+1, तो 2 वेरिएबल हैं, तो आप जानते हो 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप बड़े आराम से यहां लिख पाओगे। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ट्रुथ से कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्साइटेशन बनेगा। आप ध्यान से देखो, रटना नहीं बिल्कुल भी। Qn और Qn+1 0 0, ढूंढो यहां पर 0 0। Qn और Qn+1 यहां पर है और यहां पर है, दिखाई दे रहा है? देख लो क्या है SR आपका, रटो मत बस। S की वैल्यू आपकी 0 पे कांस्टेंट है, R की वैल्यू 0 है और 1 है, मतलब S तो आपका 0 पर कांस्टेंट रहेगा, R कुछ भी हो सकता है, 0 या 1, ठीक है? रटना नहीं।
अब Qn प्लस 1 0 1 0 1 ना ढूंढ लेते हैं। यस, एक ही जगह है और कहीं नहीं है, चेक कर लो। Qn प्लस 1 0 1 सिर्फ एक ही जगह है, तो उस केस में SR क्या है 1 0। लिख लो भाई, जब एक ही जगह है तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। Qn प्लस 1 1 0 1 0 और कहीं है क्या? नहीं, और कहीं नहीं है, तो SR क्या है 0 1। और Qn प्लस 1 1 1 1 1 ये यहां पर है, मैं ऐसा बना देता हूं, और यहां पर है, तो यहां पर चेक कर लो। S 0 भी हो सकता है 1 भी, लेकिन R जो है वो 0 पर कांस्टेंट है, इसका मतलब S क्रॉस होगा और R 0 पर कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा फिनिश होता है यहां पर एक्साइटेशन टेबल। आप समझ पा रहे हो? ट्रुथ याद था तो कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स याद था तो एक्साइटेशन बना लिया। ठीक है, तो सिर्फ ट्रुथ पे फोकस करो, बाकी किसी चीज को रटने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप था। और SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं आपके साथ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एक इनपुट कॉम्बिनेशन आपका वेस्ट हो रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है आपका एक इनपुट कॉम्बिनेशन? क्योंकि यहां पर आप कभी भी S और R की वैल्यू 1 1 अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको आंसर इनवैलिड मिल जाता है। और इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहां पर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप स्टडी करते हैं, जो कि आपका होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी होता है। उसका एक रीजन है जो मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट लेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। तो क्या होता है ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप? तो आप सभी ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करना। देखो, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। जैसा मैंने बताया है कि नैंड और नॉर फ्लिप फ्लॉप के केस में आंसर दोनों जगह सेम आता है। SR को मैंने बहुत डिटेल में आपको सर्किट के थ्रू सिखाया है। यकीन मानो जेके को भी आप उसी कंसेप्ट से सीख पाओगे जो आपने SR में सीखा था। सेम सर्किट यहां भी यूज होने वाला है, आप ध्यान से देखना। अगर आपने अच्छे से नोट किया है चीजों को, या आपके पास पहले से चीजें हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लॉक की वैल्यू जैसा मैंने बोला है 1 है, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहां पर आपका एक और फीडबैक आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप सर्किट को कंपैरिजन करोगे तो बस ये जो एक्स्ट्रा एक और फीडबैक आ गया है, तीसरी लाइन जो एक्स्ट्रा आ गई है, बस वही एक्स्ट्रा है। अदरवाइज ये पूरा सर्किट वही है जो आपने SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट पढ़ा था। अब यहां पर चूंकि मैं आज के लेक्चर में ही आपको बहुत बार आउटपुट निकलवा के दिखा चुका हूं, तो मैं यहां पर अब सारी चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। कुछ चीजें आपके लिए होमवर्क होंगी जो आप लोग ट्राई करना, और कहीं भी अगर 1% की प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस भी कर लेना। वैसे मैंने आपको इतनी बार करके दिखा दिया कि आप कर पाओगे, तो मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूं। मतलब एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। देखो, सर्किट को चाहे एक बार सॉल्व करो चाहे 4 बार सॉल्व करो, ऑलरेडी हम लोग 8 बार सॉल्व कर चुके हैं, तो मतलब तो एक ही है। तो मैं यहां पर सिर्फ एक बार सॉल्व कर रहा हूं जहां पर चेंज हो रहा है, बाकी चीजें जो चेंज नहीं हो रही हैं वो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं। तो SR फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट के 3 सेम रहते हैं, सिर्फ 4th वाला चेंज होता है, जो SR में इनवैलिड आता है, यहां पर कुछ और आता है। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सर्किट आपको सिखा रहा हूं अभी, ध्यान से देखो। अगर आप J और K को 1 1 रखते हो, J को 1 और K को 1, तो आप सबसे पहले यहां पर देखो, केस 4 है ये आपका, तो मैं केस 4 यहां पर लिख लेता हूं अच्छे से। प्रीवियस आउटपुट एक बार 0 ले लो और एक बार 1 लेके भी बता दूंगा, तो J1 है, K1 है। ध्यान से देखो, अगर आप प्रीवियस आउटपुट 0 और ऐसा यहां पर 1 लेते हो तो क्या होगा? देखो, ये वाला जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर आ जाएगा 0। देखो, मैंने 0 1 अज्यूम किया है ना, और ये वाला जो है ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे आ जाएगा 1। अच्छे से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, डाउट होगा पूछ भी लेना। क्लॉक 1 है, J1 है, ये 1 है। नैंड में अगर तीनों 1 रहे तो आंसर क्या होगा? 0 होगा ना। नैंड आप समझते हो ना, एंड कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, बस।
यहां पर 110 का एंड क्या होता, 0 होता तो नेंड क्या हो जाएगा 1। अब आप यहां पर ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। देखो ये आपने जो 0 1 पता किया है केस नंबर 4 के लिए, आप इस सर्किट पर अब फोकस करो खाली, ओनली दिस सर्किट। क्या ये सर्किट आपको कुछ याद दिला रहा है? देखो ये जो वायर हैं, किसी के आउटपुट से वायर खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। मेन देखो ये जो सर्किट है, ऐसे यहां से फीडबैक जा रहा है और आप Q और Q बार निकाल रहे हो। ये सर्किट किस चीज की याद दिलाता है? ये सर्किट हमें याद दिलाता है आज के लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जो स्टार्ट से अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये सर्किट आपको याद दिलाता है नैंड गेट के थ्रू जो आपने आज ऐसा लैच पढ़ा है और बहुत डेप्थ में आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप ध्यान से देख सकते हो। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नैंड लैच जो हम लोगों ने आज डिस्कशन कर लिया है, जिसके आउटपुट आपके पास लिखे हुए हैं, उसमें अगर 0 और 1 आपको मिल रहा है तो आप चेक कर लो, जब नैंड लैच को 0 और 1 मिलता था तो आंसर क्या आता था। आप सभी खुद से चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नैंड लैच को जब आप 0 1 देते थे, आप अपनी कॉपी में चेक कर लो, तब आपको आंसर मिलता था वहां पर 1 0। आप चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। नैंड लैच को जो ऐसा लैच आप बनाते थे नैंड के थ्रू, जब आप 0 1 देते थे तब आपको आंसर मिलता था 1 0। अपनी कॉपी में चेक करो। फिर मैंने आपको यह समझाया है कि किसी भी केस को एक बार मत करो, केस को हमेशा 2 बार करो। ठीक है, 2 बार करने से आप 100% श्योर हो जाते हो। अगर आपने पहली बार में Q को 0 लिया था, प्रीवियस आउटपुट को 0 लिया था, तो दूसरी बार में प्रीवियस आउटपुट को 1 ले लो। फिर से सेम इनपुट अप्लाई करोगे आप, तो अब आप क्या कर रहे हो, Q बार को 0 ले रहे हो और Q को 1 ले रहे हो। तो बस चेंज क्या होगा, 1 1 0 का नेंड क्या हो जाएगा 1, 1 1 1 का नेंड क्या हो जाएगा 0। फिर से आप लोग चेक कर लो, ये वही ऐसा लैच है जो आज के लेक्चर में हमने शुरुआत में पढ़ा था। जब उसको आप 1 0 देते हो तो चेक कर लो उसका आउटपुट आपका क्या आया था। 1 0 देने से उसका आउटपुट आपका आया था 0 1। आप यहां पर चेक कर सकते हो। तो केस नंबर 4 को हमने 2 बार परफॉर्म कर लिया और आप यहां से ये समझ पा रहे होगे, अगर आप स्टार्ट से लेक्चर अटेंड कर रहे हो तभी समझ पा रहे होगे, मुझे पता है ये पॉइंट, कि अगर आपके पास SR लैच यूजिंग नैंड गेट का कंसेप्ट है ना, तो पूरा सीक्वेंशियल सर्किट आपके हाथ में है। ये बात आप समझ लो, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं बोला था, स्टार्ट का हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहां पर समझ सकते हो कि जब आप J को 1 दोगे, K को 1 दोगे, तो प्रीवियस आउटपुट 0 था तो नया आउटपुट 1 है, प्रीवियस आउटपुट 1 था तो नया आउटपुट 0 है। इसका मतलब क्या है, जब J और K को 1 1 दिया जाता है तो प्रीवियस आउटपुट जो भी होता है, नया आउटपुट उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको आप लिखते हो QN का बार। तो ये आपका कंप्लीट यहां पर ट्रुथ टेबल हो गया फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। एक बार ट्रुथ टेबल हो गया, उसके बाद तो सच में बस एक फॉर्मेलिटी है, एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उसमें कोई दम नहीं है। मेन ट्रुथ टेबल को ही अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, जो समझने वाली बात है। तो अब यहां पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन भी आप सबके लिए बना देता हूं, तो आप सभी ध्यान से देखो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की अगर हम लोग बातें करें तो क्या हो जाएगा, JK QN QN प्लस 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सेम प्रोसेस रहने वाला है जो अभी अभी हम लोगों ने SR में भी देखा था। टारगेट वगैरह सब सेम है हमारे, कुछ भी नया नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस में और करवा देता हूं। तो बस ठीक है, देख लो, जब भी JK 0 0 होता है, जो कि स्टार्ट के 2 में है, तो QN प्लस 1 QN के इक्वल होता है, कॉपी मार दो यहां से। जब JK 0 1 होता है तो QN प्लस 1 0 होता है। जब JK 1 0 होता है तो QN प्लस 1 1 होता है। जब JK आपका 1 1 होता है तो QN प्लस 1 QN का बार होता है। QN का बार मतलब क्या, प्रीवियस का बार कर दो, खत्म हो गया हमारा आंसर। देखो यहां पर एक भी डोंट केयर नहीं है, तो आप चाहो तो बिना के मैप बनाए भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी
जब नंबर ऑफ वंस बहुत ज्यादा हो या वेरिएबल 2 से ज्यादा हो, इनपुट वेरिएबल अगर 2 से ज्यादा हो तो के मैप बना के ही सॉल्व करना चाहिए, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग यहां पर भी के मैप बना के ही सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है हम सबको पता ही है, हमारा टारगेट क्या निकालने का है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब Qn+1 का इक्वेशन हमें यहां पर अचीव करने की कोशिश करनी है। आप सभी खुद से भी ट्राई करो। देखो क्लास काफी टाइम के बाद हो रही है, इसलिए सारी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। के मैप बहुत डेप्थ में आप सीख चुके हो, तो आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। मैं तो समझा रहा हूं, मुझे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से निकाल लो रफ में। तो कितना हो जाएगा, देखो कहां कहां पे 1 है, गिनती हमेशा लिख लिया करो। तो 1 पे 1 है, 4 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 1 4 5 6। बस काफी इजी है। एक सर्कल इन दोनों का हो जाएगा और एक सर्कल इन दोनों का हो जाएगा, खत्म, आंसर आ जाएगा। कितना बन गया, Qn+1। ये क्या हो जाएगा, देखो J और यहां से K⁻Qn, ये है ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा आपका, JQn का बार, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा K⁻Qn। दिस इज योर आंसर। सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो गई सबको। तो ये आपने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का आंसर निकाल लिया। SR फ्लिप फ्लॉप में आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थे, यहां पर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि यहां पर ऐसा इनवैलिड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करूं एक्साइटेशन टेबल की, तो एक्साइटेशन टेबल भी एज सच कुछ नहीं है आपका, बहुत इजी है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। टारगेट आपका वही है कि अगर आपको Qn और Qn+1 गिवन हो तो आप J और K यहां पर अचीव कर लो, बस, और कुछ भी नहीं है आपका टारगेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने ये सिखाया है आपको कि बस इसका यूज करके ये बन जाएगा, बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो ढूंढो Qn+1 0 0 कहां कहां पर है, 0 0 0 0 यहां पर है और यहां पर है। तो J तो 0 पर कांस्टेंट है, K 0 1 कुछ भी हो सकता है, तो 0 क्रॉस। फिर 0 1 कहां कहां पर है, ढूंढो 0 1, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो J तो 1 पे फिक्स है, K कुछ भी हो सकता है, तो 1 क्रॉस। फिर 1 0 ढूंढो, 1 0 ढूंढो जल्दी से। 1 0 एक तो यहां पर है और 1 0 कहां पर मिलेगा आपको, एक यहां पर है 7 पे, तो 3 और 7। K तो 1 पे फिक्स है, J 0 1 कुछ भी हो सकता है, तो क्रॉस 1। और लास्ट 1 1 ढूंढो, 1 1 तो 1 पे है और 1 1 कहां पर है, 5 पर है, तो 0 1 0 0 मतलब क्रॉस 0। बड़े आराम से आप लोग यहां पर निकाल सकते हो, रटना नहीं है, कैलकुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो सामने ये चीज रहेगी तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा था जेके फ्लिप फ्लॉप, लेकिन एसआर में जैसे एक डिसएडवांटेज थी वैसे ही जेके में भी ह्यूज डिसएडवांटेज है आपकी। और वो जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, मैं अभी आपको डेप्थ में यहां पर सिखाने वाला हूं। एसआर में भी जो डिसएडवांटेज थी वो 1 1 पोजीशन के कारण ही थी, जेके में भी जो डिसएडवांटेज है आपकी वो 1 1 पोजीशन के कारण ही है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे अब, तो मैं पूरी की पूरी डिसएडवांटेज आपको यहां पर अब शो करूंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर यहां पर मैं डिसएडवांटेज आप लोगों के लिए शो करूं, होता क्या है, अगर मैं पहले ट्रूथ टेबल शो कर दूं आप लोगों को, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या था आपका Qn 0 1 Qn का बार,
अगर मैं यहां पर आपके लिए फ्लिप फ्लॉप का एक सिंबल बना दूं और यहां पर अगर आप लोगों को डिसएडवांटेज मैं शो करूं तो क्या हो जाएगा, जे के 1 1 जब आप अप्लाई करते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जे के 1 1 अप्लाई कर दिया। जे के जब 1 1 अप्लाई करते हो तो आपका जो आउटपुट है वो किसके इक्वल आता है, वो क्यू एन के बार के इक्वल आता है। मान लो आपका पुराना आउटपुट 0 था तो नया आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। अब यहां पर मैं कुछ सिचुएशन लेके चलता हूं। अब क्लॉक की थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए होगी यहां पर, तो जैसा मैंने बोला था कि टाइम टाइम पर मैं आपको क्लॉक के बारे में अपडेशन दूंगा। तो जैसे मैंने अभी तक आपको क्या बोल रहा था कि क्लॉक जब आपकी हाई रहेगी, जब आपकी क्लॉक हाई रहेगी तब आपका जो यहां पर इनपुट आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको यह पॉइंट समझाया था। तो यहां पर अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मैं अब क्लॉक के बारे में आपको और बताऊं तो होता क्या है, क्लॉक लगातार आपकी हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे होते चले जाएगी। एक बार जब आपकी क्लॉक हाई हुई, एक बार जब क्लॉक हाई हुई तो वो जब तक लो होकर दोबारा हाई ना होने लगे तब तक आप बोलोगे आपकी फर्स्ट क्लॉक पल्स चल रही है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एक बार अगर आपकी क्लॉक यहां पर हाई हो रही है तो यहां पर आपका आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लो होने के बाद जब वो दोबारा हाई होगी तब आप बोलोगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स आपकी स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट करके रखना इस बात को, कि जब आपने इनपुट जे और के 1 1 अप्लाई कर दिया तो तब तक आप इनपुट को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आपकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स स्टार्ट ना हो। मतलब अगर आपने क्लॉक 1 के स्टार्ट में जे और के 1 1 अप्लाई किया तो इनपुट को तभी चेंज किया जा सकता है जब आपकी अगली बार क्लॉक हाई होने के लिए जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है? तो मान लो जो क्लॉक हाई है वो आपकी 10 टाइम यूनिट के लिए है, 10 सेकेंड। वैसे सेकेंड होता नहीं है, काफी शॉर्ट आपकी यूनिट होती है, लेकिन 10 टाइम यूनिट के लिए क्लॉक आपकी हाई रहती है। मतलब एक बार जब क्लॉक हाई होती है तो वो 10 यूनिट के लिए हाई रहती है और फ्लिप फ्लॉप को काम करने में मान लो आपका 2 यूनिट लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, कोई भी चीज को रटो मत। अब आप देखो, जब आप जे और के 1 1 अप्लाई कर दिए तो जो भी आपका पुराना आउटपुट था, मान लो पुराना आउटपुट आपका 0 था तो आपको नया आउटपुट 1 मिल गया। और वो नया आउटपुट कितने टाइम के बाद मिल जाएगा आपको? 2 सेकेंड्स के बाद मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले 2 सेकेंड है। फ्लिप फ्लॉप 2 सेकेंड के बाद अपना काम कर देता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, क्लॉक अभी भी हाई है। क्लॉक कितने समय तक हाई रहने वाली है? 10 सेकेंड तक। तो जब तक क्लॉक हाई रहेगी तब तक आप इनपुट को चेंज नहीं कर सकते। इनपुट को तभी चेंज कर पाओगे जब क्लॉक लो होकर दोबारा से नई क्लॉक पल्स आएगी। तो अभी भी आपका इनपुट 1 1 है और जब तक क्लॉक हाई रहेगी तब तक काम करता रहेगा आपका सर्किट। ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए। तो होगा क्या कि एक बार 2 सेकंड के बाद आपको प्रीवियस आउटपुट 0 का 1 मिल गया। अब ये प्रीवियस आउटपुट बनेगा और 4 सेकंड के बाद आपको 0 मिल जाएगा। फिर से फ्लिप फ्लॉप अभी भी काम करेगा क्योंकि क्लॉक अभी भी हाई है। फिर से आपको 1 मिल जाएगा, फिर से आपको 0 मिल जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये काम आपका चलता चला जाएगा क्योंकि क्लॉक अभी भी आपकी हाई है, ठीक है? और आप इनपुट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका इनपुट 1 1 रहेगा तो बार बार प्रीवियस आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने उसको कोई इनपुट दिया, आप आउटपुट के पास आकर खड़े हो गए कि भाई मेरा आउटपुट क्या आएगा। बार बार आउटपुट 1 0 1 0 1 0 1 0 चेंज हो रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई मेरा आउटपुट 1 है कि मेरा आउटपुट 0 है। तो ये कंडीशन जो है ये अनवांटेड कंडीशन है हमारी, और ये कंडीशन हमारी कहलाती है रेस्ड अराउंड कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस्ड अराउंड कंडीशन। ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हम लोगों के लिए। देखो, मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किए इसको समझाने के लिए, मेरा ऐसा मानना भी नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि कितने इजी लैंग्वेज से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो मैंने एक 10 और 2 एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। तो ये कंडीशन आप चेक करो कि सिर्फ और सिर्फ 1 1 पे ही क्यों आएगी। अगर इनपुट आपका 1 0 होता
तो क्या होता, आउटपुट आपका हमेशा 1 होता। तो अगर आपका आउटपुट लगातार 1 1 1 1 1 पे रिपीट हो रहा होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बल्कि और श्योर हो जाते, अरे मेरा आउटपुट तो 100% 1 ही है क्योंकि बार बार 1 1 1 आ रहा है। अगर 0 1 होता तो आउटपुट बार बार 0 0 0 0 रिपीट होता, अगर 0 0 होता तो बार बार प्रीवियस आउटपुट रिपीट होता। प्रॉब्लम 1 1 पे है जब आउटपुट लगातार कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, रेस्ट अराउंड कंडीशन। और ये कंडीशन आपकी कब ऑकर होगी, तो ये कंडीशन आपकी तब ऑकर होती है जब आपका जो TCLK है, मतलब क्लॉक के हाई होने का टाइम, अगर आपका क्लॉक का हाई होने का टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लिप फ्लॉप के काम करने के टाइम से, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट देने के टाइम से, तो आप बोलोगे कि ये कंडीशन आपकी ऑकर होगी। और J और K को 1 1 भी होना कंपलसरी है, तभी ये कंडीशन आपकी ऑकर होगी, अदरवाइज ये कंडीशन आपकी ऑकर नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या बोल सकते हो आप। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो TCLK है वो क्या हुआ आपका TPD ऑफ FF के रेस्पेक्ट में। अब लेस मत सोच लेना, अगर लेस बोलोगे तो एक बार भी काम नहीं करेगा। फ्लिप फ्लॉप को अगर काम करना है तो क्लॉक को तो हाई रहना पड़ेगा, तो अगर एक बार भी काम करवाना है तो लेस तो नहीं बोल सकते, तो कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो इक्वल हो। वैसे इक्वल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए TCLK को। अगर किसी और डिले के कारण कोई प्रॉब्लम हुई तो TCLK को थोड़ा सा ज्यादा ही रहना चाहिए, ये पॉइंट आप ध्यान देना। और इसके अलावा J और K को आप 1 मत करो, ये पॉइंट आपकी एक सिचुएशन हो सकती है कि J और K को आप 1 1 मत करो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक जो फेमस थ्योरी है वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं पढ़ाना उसे भी। तो आई होप ये जो एरर है, जो डिसएडवांटेज है जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब इसको रिमूव करने के लिए जो एक फेमस कंडीशन है, फेमस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, वो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, आप सभी ध्यान से देखो। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ध्यान से देखो। अब अगर आप यहां पर फिगर पहले बना लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ये फर्स्ट वाला मास्टर होता है, दूसरा वाला स्लेव होता है। जेके क्लॉक यहां से अप्लाई करेंगे, यहां पर नॉट गेट दे देंगे, तो जेके 1 1 अगर आप अप्लाई कर भी दो, ठीक है, इसको आप 0 0 ले लो, इसको आप 1 1 ले लो, तो ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का पूरा यहां पर फिगर बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को आप थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए जाओ तो आप ध्यान से देखो। देखो, कोई भी जब सर्किट कैस्केडेड होता है तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। इनपुट मतलब क्या, देखो यूजर को ये चीजें दिखाई नहीं देती। एज अ यूजर आपको क्या दिखाई देता है पता है, एज अ यूजर सिर्फ आपको इतना ही दिखाई देता है, बस ये पोर्शन और ये पोर्शन और क्लॉक। तो एज अ यूजर आपको दिखाई देगा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है, आपको सिर्फ ये दिखाई देगा भाई एक जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसका इनपुट ये है और जिसका आउटपुट ये है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप ध्यान से अब देखोगे इसे, तो अगर आप 1 1 यहां पर अप्लाई करते हो तो नो डाउट यहां पर आउटपुट आपका टॉगल होगा, कॉम्प्लीमेंट होता चला जाएगा बार बार, इस पे कोई डाउट हमें है नहीं। लेकिन आप यहां पर समझो कि यहां पर क्लॉक मैंने किस तरीके से अप्लाई की है। क्लॉक मैंने इस तरीके से अप्लाई की है कि इसको जब क्लॉक हाई मिल रही होगी तब इसको लो मिल रही होगी,
ध्यान से सुनना, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, काफी आसान सी चीज है। तो होगा क्या, जब इसको हाई मिल रही होगी, इसको लो मिल रही होगी, तो जब ये काम कर रहा होगा तब ये काम नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो भले ही इसका आउटपुट 1-1 मिलने के कारण बार बार कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है, हो रहा हो, लेकिन जब तक इसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब क्लॉक हाई है, क्लॉक हाई है, तभी तक तो ये काम कर रहा होगा ना, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, और तभी तक क्लॉक इसके लिए लो रहेगी, मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा होगा। तो जब तक ये वाला काम कर रहा होगा तभी तक इसका आउटपुट बार बार चेंज हो रहा होगा। जैसे ही क्लॉक इसके लिए लो होगी तो ये काम करना बंद कर देगा, इसका आउटपुट सेटल हो जाएगा, और उसी समय इसके लिए क्लॉक हाई हो जाएगी, क्योंकि आपने नॉट गेट लगा रखा है, तो ये काम करना शुरू करेगा। और इसका आउटपुट जब सेटल हो जाएगा, चूंकि ये क्यू और क्यू बार है, किसी भी कीमत पे ये 1-1 नहीं हो सकता, ये या तो 0-1 होगा या तो 1-0 होगा। तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप को कभी भी 1-1 मिल नहीं सकता। तो इसका जो आउटपुट है वो तो वैसे ही सेटल था, उस पर तो कोई इश्यू था ही नहीं। इश्यू कब होता है, जब यूजर जो है वो 1-1 दे देता है और टीसीएल के जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है टीपीडी ऑफ एफएफ से, जो मैंने आपको कंडीशन अभी पढ़ाई है। तो यहां पर जो फाइनल फ्लिप फ्लॉप है जिससे आपको आउटपुट मिलने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उसमें कभी भी इनपुट 1-1 हो नहीं सकता। इसमें यूजर अगर 1-1 दे भी देगा तो जब तक इसका आउटपुट बार बार चेंज हो रहा होगा, ये वाला काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने क्लॉक ही इस तरीके से अप्लाई की है। तो ये आपका होता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और कुछ भी नहीं है। यकीन मानो, काफी इजी कंसेप्ट है, आपको सिर्फ एक बार अंडरस्टैंड करना था सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहां से आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो आपका कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट दो फ्लिप फ्लॉप, जो कि सबसे इजी फ्लिप फ्लॉप है, सबसे इजी कंसेप्ट है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा यहां पर, वो आपका होगा टी फ्लिप, पहले डी पढ़ लेते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आपका होगा डी फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, आप सभी ध्यान से देखो, काफी इजी है, नाम से क्लियर है, सिर्फ एक ही है आपका। तो इसको आप जेके फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो। आप सिंपल यहां पर इस तरीके का एक सर्किट बना दो, डी आप इनपुट दे दो इसको, और यहां पर नॉट गेट के साथ लगा दो, और क्लॉक तो आपकी लगानी है आपको हमेशा, इस पे तो कोई डाउट रखना नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, आपका एक ही इनपुट है डी, यूजर को एक ही इनपुट दिखाई देगा, उसको नहीं मतलब कि क्या हो रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा, क्लॉक जब 0 रहेगी तब इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिचुएशन आपकी सेम है। फिर जब क्लॉक आपकी 1-1 करोगे तो इनपुट 0-1 दे सकते हो। आप ध्यान से देखो, जब आप यहां पर इनपुट 0 देते हो, डी की वैल्यू 0 देने पर जे 0 होता है, के 1 होता है। 0-1 पे क्या मिला था हम लोगों को, 0-1 पे हम लोगों को मिला था रीसेट, रीसेट मतलब 0, जेके फ्लिप फ्लॉप ना हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर जब डी को 1 दोगे तो ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 0 मिलेगा, 1-0 पे क्या मिला था, सेट मिला था। तो बस इतना ही इजी है, इतने ही आसान तरीके से आप यहां पर अपना आंसर अचीव कर पाओगे। सबको क्लियरिटी मिल गई? तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका हो जाएगा ट्रुथ टेबल। एक बात और समझना कि सेम चीज को आप यहां पर क्या एसआर से बना सकते थे, क्या सेम चीज हम यहां पर एसआर से बना सकते हैं क्या? तो अगर आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो यस बना सकते हैं हम लोग। उसका रीजन ये है, एसआर की जो मेन प्रॉब्लम थी वो 1-1 थी। यहां पर चूंकि आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि जब डी 0 होगा तो 0-1 अप्लाई होगा, जब डी 1 होगा तो 1-0 अप्लाई होगा, और हमें पता है कि 0-1 और 1-0 के लिए जेके और एसआर दोनों के आउटपुट बिल्कुल ही आपके सेम होते हैं। हम लोगों ने आज बहुत डेप्थ में यहां पर पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसको आप जेके से भी बना सकते हो और इसको आप एसआर से भी यहां पर डेवलप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा मैंने आपको आज के लेक्चर में सिखा रखा है कि एक बार अगर आपने ट्रुथ टेबल अचीव कर लिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल जस्ट फॉर्मेलिटी है। और डी फ्लिप फ्लॉप की अगर एक बहुत ही खास बात देखोगे, क्योंकि वो खास बात हमारे लिए आगे आने वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जो इनपुट था, इनपुट जब 0 था तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 है, जब इनपुट 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 है, मतलब जो इनपुट रहेगा वही नेक्स्ट आउटपुट आएगा।
इससे ज्यादा इजी चीज कुछ नहीं है हमारे लिए, और इसी इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। और जब हम लोग रजिस्टर और काउंटर्स पढ़ेंगे तो बार बार थ्योरिकल एग्जांपल के टाइम पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप का ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना लो तो ये अब एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, स्पेशली डी फ्लिप फ्लॉप में तो बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपको पता ही है, आप 2 बार ऑलरेडी बना चुके हो। यहां पर सिर्फ एक ही इनपुट है डी, तो डी और क्यू एन टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। और आपको यह बात भी पता है कि जो डी होता है वही क्या होता है? क्यू एन प्लस 1। तो सोचना भी नहीं है, सीधा कॉपी। जो डी होता है 0 पे 0, 1 पे 1, जो डी होगा वही क्यू एन प्लस 1 होगा। यहां पर कोई के मैप भी नहीं बनाओगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसका लिखना होता है? क्यू एन प्लस 1 का ही तो लिखना होता है। तो जो डी है वही तो क्यू एन प्लस 1 है, ये तो आपको पहले से ही यहां पर पता है ना। तो आप डायरेक्टली यहां पर अपना आंसर लिख लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डी फ्लिप फ्लॉप वैसे भी जेके और एसआर को इतना डेप्थ में पढ़ लेने के बाद डी फ्लिप फ्लॉप वैसे भी फॉर्मेलिटी था, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा इजी हो गया है कि आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद लास्ट है आपका एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होगा हमारा? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो क्यू एन प्लस 1 ये आप यहां पर अप्लाई कर दोगे, और अगेन आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान रख लो, जो डी होता है वही क्यू एन प्लस 1 होता है। तो बस जो क्यू एन प्लस 1 है वही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, और आपको कुछ भी यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जो डी होगा वही आपका क्या हो जाएगा? क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा। बस ये बात कितनी बार मैंने रिपीट कर दी है, आप भी बस माइंड में बैठा लो। उसके बाद सारी की सारी चीजें आप बड़े आराम से यहां पर अचीव कर सकते हो। सिचुएशन क्लियर? नाउ नेक्स्ट और लास्ट फ्लिप फ्लॉप। लास्ट फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए, अभी ऐसा नहीं कि फ्लिप फ्लॉप खत्म हो जाएगा, इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल है, इंटर कन्वर्जन है, काफी चीजें हैं, लेकिन थ्योरिकल जो बेसिक थ्योरी थी वो आपकी यहां पर कंप्लीट होगी। तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है वो है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप। तो 3 बार चीजें पढ़ लेने के बाद इसमें अब कुछ खास है नहीं। टी फ्लिप फ्लॉप को भी आप जेके फ्लिप फ्लॉप से यहां पर बना सकते हो, जेके। तो यहां पर क्या होता है, दोनों को ही आप सेम इनपुट अप्लाई कर देते हो, दोनों को ही आप टी और टी दे देते हो। अब आप समझ गए होगे जेके को हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। जेके का यूज करके आप बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप यहां पर बना सकते हो। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखो, क्या जैसे डी को जेके और एसआर दोनों से कर सकते थे सेम सर्किट से, क्या टी को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहां पर ध्यान से देखना आप, जब आपका क्लॉक 0 होगा तब तो वही सिचुएशन है जो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब क्लॉक 1 होगा, जब आप इनपुट यहां पर अप्लाई करोगे, तो जब टी को 0 लगाओगे तो यहां पर आपका 0 0 लगेगा, जब टी को 1 लगाओगे तो यहां 1 1 लगेगा। तो एसआर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 1 के केस में एसआर आपको इनवैलिड आउटपुट देता है। दैट्स व्हाई एसआर पॉसिबल नहीं है। डी के केस पे एसआर और जेके सेम फिगर यूज कर सकते थे, टी के केस पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब जब 0 लगाओगे तो जेके 0 0 में क्या देता था? प्रीवियस, पढ़ चुके हैं ना हम लोग आज ही के लेक्चर में। और जब आप 1 लगाओगे तो जेके 1 1 में क्या देता था? प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। ये भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बहुत इजी है, जेके पढ़ लेने के बाद बस ये निकल गया। तो यहां से अब क्या बना लोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपको पता ही है कि आपको इनपुट और प्रीवियस आउटपुट अगर पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो? नेक्स्ट आउटपुट। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहां से आप चेक कर लो। जब t 0 होता है तो क्यू एन प्लस 1 किसके इक्वल होता है? क्यू एन के। तो देखो स्टार्ट की 2 पोजीशन पे t 0 है, तो क्यू एन प्लस 1 को कॉपी कर दोगे क्यू एन। जब t 1 होता है, जब t 1 होता है तो क्यू एन प्लस 1 किसके इक्वल होता है? आपका क्यू एन के बार के। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 0। सिचुएशन क्लियर हो गया? फिर से देख लो, जब t 0 था तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के इक्वल था, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। जब t 1 था
तो Qn+1 किसके इक्वल था? Qn के बार के। तो आपने बस क्या कर दिया, बार ले लिया Qn का, और कुछ भी नहीं। और यहां पर अगर आपको स्टार्टिंग की थ्योरी याद है, काफी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्टार्टिंग की थ्योरी याद है, वैसे पता होना चाहिए, बहुत इजी चीज है। 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, क्या होता है? एक्सॉर। तो बेसिकली यहां पर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, टी एक्सॉर Qn करके। पॉइंट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? नाउ नेक्स्ट और लास्ट टेबल हमारा एक्साइटेशन टेबल। तो व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? तो अगर आप यहां पर एक्साइटेशन टेबल डिस्कस करोगे तो ध्यान से देख लो। एक्साइटेशन टेबल हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर हमें प्रीवियस आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट पता हो तब हम इनपुट की वैल्यू अचीव कर सकते हैं। यही होता है हमारा एक्साइटेशन। तो काफी इजी है। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है तो आप एक्साइटेशन भी निकाल सकते हो। देख लो, Qn+1 0 0 था तो T क्या था? 0। Qn+1 जब 1 1 था तब T क्या था? 0। जब Qn+1 0 1 था तो T क्या था? 1। जब Qn+1 1 0 था तब T किसके इक्वल था? 1। तो सेम आंसर आ रहा है, एक्सॉर ही आ रहा है वैसे। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है आप लोगों को कि अगर A XOR B C के इक्वल है तो B XOR C आपका A के इक्वल ही होता है। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो कंसेप्ट याद नहीं भी था तब भी सेम चीज है, कॉपी कर दो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे जितना टाइम मैंने स्टार्ट में लैच को दिया था या जितना टाइम मैंने एसआर को दिया उतना मैंने जेके को नहीं दिया, और जितना जेके को दिया उतना मैंने टी और डी को नहीं दिया। क्योंकि सीक्वेंस यही है, अगर आप एक एक बार चीजों को समझते चले जाओगे तो आगे की चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप अच्छे समझ लिया है, उसके क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा उन्हें अगर आप अच्छे समझ जाओगे तो यकीन मानो काउंटर जो लगता है डिफिकल्ट, लेकिन वो भी बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आप लोग इन चीजों को अभी अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, मैं आप सबके लिए यहां पर वेट कर रहा हूं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन करेंगे, और इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन कर लेने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां पर एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे। वो आपका होगा रजिस्टर भी हो जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर करो चीजों का। क्लियर? सो फिर हम लोग अब यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे अभी डाउट है तो पूछ लो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।